हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से कक्षा 11वीं विषय भौतिक विज्ञान की वीडियो लेकर आया हूं। इससे पिछली वीडियो में हमने अर्धवार्षिक परीक्षा के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया था। आज की वीडियो में हम प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यह वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो पिछली वीडियो में इसको पेपर के हमने प्रत्येक विकल्प को सॉल्व कर लिया था। अब आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर सबसे लास्ट तक के क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। ठीक, तो आप यहाँ से पहले क्वेश्चनों को नोट कर लें, फिर उसके बाद हम उनके आंसर को देखते हैं। तो यहाँ से प्रत्येक क्वेश्चन देख रहे हैं। यही एग्ज़ाम आपका होने वाला है 8 फरवरी को। तो आप यहाँ से क्वेश्चनों को नोट कर लें। अब इसके बाद हम इसके आंसर पर चलते हैं। टोटल 22 प्रश्न हैं। अब इनके हम उत्तर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में एक न्यूमेरिकल दिया है, उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मान दिया है। तो उन्होंने बोला है सीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और आयतन। तो सीट का क्षेत्रफल आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो एक हम इसे ए मान लेंगे, इसे बी और इसे सी, और हमारा सूत्र हो जाएगा 2ab + bc + c। ये तीनों के मान रख के इनका इंटू कर लेना पहले आप, और जोड़ के इसमें 2 का भाग करेंगे, जिसका राइट आंसर निकल कर आएगा 8.72 मीटर स्क्वायर। ठीक, फिर इसके बाद दूसरे ऑप्शन में पूछा गया है आयतन। तो तीनों चीज़ों का आप क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। इन तीनों का आप इंटू करेंगे तो आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आयतन में। ठीक, बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमें दशमलव के बाद में 2 संख्या यानी 3 अंकों में इसका आंसर बताना है। बाकी जितनी संख्या आएंगी सबको हम छोड़ देंगे। ठीक, तो आप इसका इंटू कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि त्वरण की दिशा क्या होगी। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। त्वरण की दिशा बताना है, तो इसमें लिखेंगे आप ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर किसकी दिशा होगी, त्वरण की होगी। बाकी आप क्वेश्चन में से लिख लेंगे। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हम अभी बाद में देखेंगे। अब 9 देखते हैं पहले। तो आई जे व के एकांक सदिश कहलाते हैं। उन्होंने बोला है आई जे के क्या है, तो ये कहलाते हैं एकांक सदिश। क्या कहलाते हैं, एकांक सदिश। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में उन्होंने क्वेश्चन नंबर 10 में नेट बल का मान पूछा और दिशा पूछी है। तो इसमें लिखेंगे कि बूंद एक समान चाल से नीचे गिर रही है, तो इसका त्वरण 0 होगा, इसलिए नेट बल का मान 0 होगा और कोई दिशा नहीं होगी। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 और 12 भी हम बाद में देखेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में एक न्यूमेरिकल दिया है, किया गया कार्य निकालना है। तो किया गया कार्य का सूत्र होता है बल इंटू विस्थापन, और बल होता है हमारा द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो जी का मान उन्होंने दिया है, एम का मान दिया है और एस का मान, तीनों के मान रख दिए। हल किया तो आपका आ गया 980 जूल। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर पहले हम 15 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में एक समीकरण दिया हुआ है, उसकी हमें सत्यता की जांच करना है। तो सरलोला का समीकरण ये दिया है t = 2π√L/g। तो यहाँ t आवर्तकाल है, L लंबाई, g त्वरण है। ठीक, तीनों के विमीय सूत्र लिखेंगे सबसे पहले। अब हम क्या करेंगे, LHS और RHS लेंगे। तो LHS लेंगे t का विमीय सूत्र होता है t होता है। ठीक, तो अब इसके बाद हम RHS सॉल्व करेंगे। तो RHS में नियत राशियों को नहीं लेते, जो 2π हमारी वो नियत राशि उसको हम छोड़ देंगे। इसको ले लेंगे √L/g। L का मान रख दिया और g का मान रख दिया। L से यहाँ L कैंसिल, t पे घात -2 है, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो t बचेगा। तो ये LHS = RHS नीचे लिख देंगे, अतः यह समीकरण सत्य है। ठीक, इसके बाद इस क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में उन्होंने बोला है कि एक व्यक्ति घर से बाजार जाता है इतनी चाल से और बाजार बंद होने के कारण लौट कर आता है इतनी चाल से। तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। इसे हमने x मान लिया, इसे हमने y। औसत चाल का सूत्र होता है 2xy/x + y। तो हम मान रख देंगे 2x का मान रख दिया, y का मान रख दिया, नीचे x + y, दोनों को जोड़ लेंगे 100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, इनका इंटू करेंगे तो 48 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में भी एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन नंबर 20 में अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करना है और अधिकतम दूरी ज्ञात करना है। ठीक, तो थीटा दिया है, जी का मान दिया है और यू का मान दिया है। ठीक, तो अधिकतम ऊंचाई के लिए सूत्र होता है h = u² sin² θ/2g। इसमें हम मान रखेंगे। इसको जब हम हल करेंगे तो आपका राइट आंसर निकल कर आएगा 5 मीटर। कितना आएगा, 5 मीटर। ठीक, sin θ 30 का मान होता है 1/2। फिर इसके दूसरे पॉइंट में पूछा है इन्होंने अधिकतम दूरी। तो अधिकतम दूरी का सूत्र होता है r = u² sin 2θ। यहाँ पर ये 2 है, sin 2θ/g। इसमें मान रखेंगे। ठीक, 30 दूनी 60 हो जाएगा, sin 60 का मान रखाएगा। यहाँ पर हल करेंगे तो आपका राइट आंसर निकल कर आएगा यहाँ पर 20 × 3 मीटर। ठीक, इसके बाद
अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 रहेगा तो वहाँ से पूछा हुआ है दूरी एवं विस्थापन में अंतर। तो दूरी और विस्थापन में अंतर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इस साइड दूरी है, इस साइड विस्थापन है, ठीक। तो यहाँ से आप इनके अंतरों को नोट करेंगे, ठीक। और स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये दूरी और विस्थापन में अंतर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि त्रिभुज का नियम, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। सदिशों के योग का त्रिभुज नियम आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, आप यहाँ से इसको नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। इसके बाद अगले क्वेश्चन में पूछा है कि सिद्ध कीजिए प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो प्रक्षेप के पथ परवलयाकार के लिए हमें यहाँ से नोट करना है। तो पहले प्रक्षेप गति को परिभाषित करेंगे, फिर उसका डायग्राम बनाएंगे, व्यंजक करेंगे, ठीक। तो मैं धीरे धीरे आपको इसको ऊपर की ओर करते जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट या फिर नोट कर सकते हैं। यही पेपर आपका एग्जाम में पूछे जाने वाला है, ठीक। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और यदि पसंद आ रहा हो तो अधिक से अधिक बच्चों के लिए शेयर करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आप यहाँ से नोट करें, ठीक। ये इसका व्यंजक हो जाएगा, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कोणीय वेग को परिभाषित करना है। तो कोणीय वेग की परिभाषा यहाँ से आप इसे लिख लेंगे, ठीक। तो ये कोणीय वेग की परिभाषा हो जाएगी। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, बोला है कि सिद्ध कीजिए कि रोलर को धकेलने के बजाय खींचना आसान होता है, क्यों। एक रोलर है, उसको धकेलने के बजाय खींचना आसान होता है, क्यों। अब पेपर में थोड़ा सा मिसप्रिंट छपा हुआ है, उसमें उन्होंने कुछ और लिख दिया है, लॉन करके लिख दिया है, ठीक। तो लॉन वाला क्वेश्चन यही है, रोलर वाला। रोलर को धकेलने के बजाय खींचना आसान होता है, क्यों। तो आप यहाँ से नोट करेंगे, पहले डायग्राम बनाएंगे, फिर इसके बाद आप इसका कारण लिख लेंगे क्यों होता है ऐसा, ठीक। तो इस पर 2 घटक हो जाते हैं, जो एक घटक उसको हल्का, एक घटक उसको भारी बनाने का कार्य करता है, ठीक। तो यहाँ से आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट है कि एक समान वृत्तीय गति को परिभाषित कीजिए और इसके लिए अभिकेंद्रीय त्वरण के लिए व्यंजक, ठीक। तो यहाँ से आप इसे नोट करेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक। पहले परिभाषा, फिर डायग्राम, व्यंजक, ठीक। तो आप यहाँ से इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक। तो ये आपके यहाँ से राइट आंसर निकल कर आ जाएंगे, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है समतल वृत्तीय मार्ग पर कार की गति के लिए व्यंजक, और उसके लिए अभिकेंद्रीय त्वरण कहाँ से प्राप्त होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप यहाँ से समतल वृत्तीय मार्ग की गति की हेडिंग बनाकर यहाँ से नोट करेंगे, ठीक। तो उसके लिए जो अभिकेंद्रीय बल है वो कहाँ से मिलता है, टायरों और ज़मीन के बीच लगने वाले घर्षण बल से उसे क्या प्राप्त होता है, अभिकेंद्रीय बल प्राप्त होता है, ठीक। तो अभिकेंद्रीय बल कार के टायरों और सड़क के बीच लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त होता है। तो इतना लिखेंगे, फिर इसके बाद आप इसका पूरा सेम इसी प्रकार से व्यंजक हेडिंग बना के हल कर देंगे, ठीक। डायग्राम बना हुआ है, आप डायग्राम बना सकते हैं, ठीक। वृत्तीय समतल वृत्तीय मोड़ पर कार गति इस प्रकार से ही बना सकते हैं, ठीक। यहाँ पर केंद्र बना लेंगे, यहाँ पर एक कार चल रही है, ठीक। तो नहीं तो इससे भी आप कर सकते हैं, ठीक। ये इसका व्यंजक है, आप इसे यहाँ से जल्दी से नोट करें, ठीक। इसके बाद अगले क्वेश्चन में पूछा है ऋणात्मक कार्य क्या है, इसका उदाहरण दीजिए। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक। ऋणात्मक कार्य और उसका उदाहरण। इसके बाद में अगले क्वेश्चन में पूछा गतिज ऊर्जा की परिभाषा। तो गतिज ऊर्जा की परिभाषा आपको दिख रही है कि गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में अपनी गति के कारण निहित होती है, ठीक। और इसके 2 उदाहरण दिए हुए हैं, उदाहरण लिख सकते हैं आप। इसके बाद उन्होंने बोला कार्य ऊर्जा प्रमेय को परिभाषित कीजिए। सिर्फ परिभाषा पूछी, ये नहीं पूछा है, ठीक। तो परिभाषा के लिए बताना है, तो यहाँ पर एक परिभाषा लिखी हुई है, ठीक। इसके बाद बलागुण की परिभाषा पूछी है और उसके दैनिक जीवन में उदाहरण। तो ये बलागुण की परिभाषा है और इसके आगे दैनिक जीवन में इसके उदाहरण। तो आपको यहाँ से ये 2 उदाहरण दिख रहे हैं, ठीक। 3 लिखे हुए हैं, आप कोई से 2 याद कर सकते हैं, ठीक। यहाँ से आप कोई से 2 उदाहरण लिख सकते हैं, 3 दिए हुए हैं, आप कोई से 2 याद कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद तो हमारे पूरा पेपर कंप्लीट होता है। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।